देखो अगर हम जल परिवहन की बात करें ना, भारत के अंदर जल परिवहन को कंडक्ट कौन करता है? भारत के अंदर जल परिवहन को कंडक्ट कौन करता है? कौन करेगा भाई? भारतीय जल प्राधिकरण संस्थान। भारतीय जल प्राधिकरण संस्थान लिखेंगे, भारतीय जल प्राधिकरण संस्थान। ये एस्टैब्लाइज कब हुआ था भाई? एस्टैब्लाइज कब हुआ था ये? 27 अक्टूबर 1986। 27 अक्टूबर 1986 को अधिनियम 1985 के तहत बना था ये। अधिनियम पूछे तो कौन सा आएगा? 1985। एक्ट कौन सा था भाई? एक्ट नंबर था 1985 और 1985 अधिनियम के तहत 1986 में 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय जल प्राधिकरण संस्थान की स्थापना हुई थी। ये बताओ मुझे, भारत के अंदर देखो हमने सड़क परिवहन में पढ़े नेशनल हाईवे, ठीक है, रेल परिवहन में हमने रेल के बारे में पढ़ा। जल परिवहन के अंदर आप क्या पढ़ोगे? नेशनल वाटरवे। क्या पढ़ोगे भाई? नेशनल वाटरवे, जिनको बोलते हैं जल मार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेशनल वाटरवे। ये बताओ मुझे, भारत के अंदर कुल कितने नेशनल वाटरवे हैं? भारत के अंदर कुल कितने नेशनल वाटरवे हैं? देखो मुख्य रूप से 6 हैं, ठीक है, मुख्य रूप से कितने हैं? 6 हैं, लेकिन कुल कितने हैं भाई? कुल है कितने? 111। भारतीय जलमार्ग अधिनियम के तहत, याद रखेंगे, भारतीय या राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम आया था 2016 में। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार, 2016 के अनुसार भारत में 111 अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। भारत के अंदर कितने अंतर्देशीय जलमार्ग हैं? 111। अंतर्देशीय का मतलब होता है देश के अंदर, यानी कि किसी दूसरे देश के साथ ये रास्ता हम शेयर नहीं करते, केवल अपने भारत की आंतरिक सीमा के अंदर ये जलमार्ग आपको मिलेंगे। कुल कितने हैं भाई? कुल हैं 111। हमें पढ़ने होते हैं 6 पढ़ेंगे हम। लिखेंगे मुख्य जलमार्ग, मुख्य जलमार्ग। तो मुख्य जलमार्ग कितने भारत के अंदर है? 6 हैं भाई। लिखेंगे नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो कहाँ पे है? नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है ना भाई, ये गंगा उर्फ भागीरथी को जोड़ता है किसके साथ? हुगली के साथ। तो ये गंगा और हुगली नदी प्रणाली में ये वाटरवे है। इसकी कुल लेंथ की अगर हम बात करें, इसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है।
इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर ये लंबा है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है ये। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है ये। कुल कितने स्टेट से होके गुजरता है? कुल कितने स्टेट से होके गुजरता है ये गुजरता है भाई, कहाँ से कहाँ तक है ये? इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया ये जाता है। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हल्दिया पड़ता है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। हल्दिया कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। इलाहाबाद कहाँ पे है? यूपी में। इन दोनों के बीच में दो स्टेट और आएंगे, एक आएगा बिहार और एक आएगा झारखंड। बिहार और झारखंड। तो कुल कितने राज्यों से गुजरता है ये? भारत के 4 राज्यों से गुजरता है। यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों से होके गुजरता है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 कर लोगे। काम क्या होता है इनका? क्या काम होता है भाई? सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। किसके द्वारा? जल परिवहन के द्वारा। ये एक सस्ता परिवहन है। ये जो जल परिवहन है ना भाई, जल परिवहन जो है सड़क परिवहन और रेल परिवहन से सस्ता परिवहन है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। NW2 नेशनल वाटरवे नंबर 2 ये कहाँ पे है? नेशनल वाटरवे नंबर 2 कौन सी नदी में है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। कहाँ पे है ये? नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ से कहाँ जाता है ये? हाँ, सादिया से धुबरी जाता है। सादिया से धुबरी तक ये जाता है। इसकी जो लंबाई है वो 891 किलोमीटर है। 891 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग है। ठीक है, इन दो की आपको लेंथ याद रखनी है भाई। सबसे लंबा कौन सा है? गंगा हुगली रिवर वाला सबसे लंबा है, नेशनल वाटरवे नंबर 1 है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे लंबा कौन सा है भाई? कौन सा दूसरा सबसे लंबा? हाँ, सादिया और धुबरी वाला जो है नेशनल वाटरवे नंबर 2, ये दूसरा सबसे लंबा है असम में। नेशनल वाटरवे नंबर 3 ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये असम में है। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 3 ये कहाँ पे है? ये पश्चिम तट नहर में है। पश्चिम तट नहर के अंदर है ये नेशनल वाटरवे नंबर 3। कहाँ पे है ये नहर? तो ये पड़ती है केरल में। पश्चिमी तट के ऊपर अभी केरल के अंदर नेशनल वाटरवे नंबर 3 है। इस नहर के अंदर किस किस को आपस में जोड़ता है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जाता है ये जाता है कोट्टापुरम से कोल्लम तक। कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाता है। दोनों जगह केरल में पड़ेंगी। ठीक है, इन दोनों स्थानों के मध्य है नेशनल वाटरवे नंबर 3। कौन सी नहर में है ये पश्चिम तटीय नहर के अंदर है। ये नहर कहाँ पड़ती है भाई? ये केरल के पश्चिमी तट के ऊपर है। कहाँ पे है? केरल में पश्चिमी तट के ऊपर है ये नहर। उसके बाद नेशनल वाटरवे नंबर 4, नेशनल वाटरवे नंबर 4 कहाँ से कहाँ तक जाता है ये? नेशनल वाटरवे नंबर 4 कहाँ से कहाँ तक जाता है? नहीं पता? लिखेंगे
मलक्कापुरम से काकीनाडा, ये पड़ता है पुदुचेरी में। ठीक है, ये पड़ेगा केरल में। इन दोनों स्थानों के बीच में है नेशनल वाटरवे नंबर कौन सा भाई? 4। कौन कौन सी नदियों के आपस में जोड़ता है ये? कौन सी नदियों को आपस में जोड़ता है? कौन सी नदी के अंदर है? कौन सी नदी के अंदर बताओ शाबाश। नहीं पता? नहीं लिखेंगे? नहीं भाई, यहाँ पे आंध्र प्रदेश लिखो। आंध्र प्रदेश, ये है कृष्णा व गोदावरी। कृष्णा व गोदावरी नदियों को जुड़ता है। कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से पुदुचेरी। पुदुचेरी मैंने आपको बताया था भारत का एक यूटी है जिसका कुछ हिस्सा केरल वाली साइड है और कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाली साइड है। दोनों साइड में है, ये दोनों तटों के ऊपर है। इतना सा लिख लिया। अगला लिखेंगे NW5, ये जाता है तिलचर से धमरा। तिलचर से धमरा। तिलचर पड़ेगा उड़ीसा में, धमरा कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। लिखेंगे ब्राह्मणी व धमरा नदी प्रणाली में। धमरा नदी प्रणाली में है ये वाला नेशनल वाटरवे। उसके बाद NW6, ये जाता है अभी लखीपुर से भंगा। लखीपुर से भंगा। कौन सी नदी में है ये? बराक नदी में। कौन सी नदी में है भाई? बराक नदी के अंदर है ये। लखीपुर से भंगा को आपस में जुड़ता है। बराक नदी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? बराक नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या था? पड़ी थी ना नदियों के अंदर ये नदी। यही आगे चलकर गंगा और जमुना के अंदर मिक्स होती है और वहां से एक नदी बन जाती है मेघना रिवर। बताओ ये कौन सी हिल से और कौन से स्टेट से ओरिजिनेट हुई थी? पीछे वाला साफ। बताओ भाई, कौन बताएगा? कौन बताएगा? किसी को नहीं पता? सारा क्लियर हो गया पीछे वाला? जापावा हिल बताई थी मैंने। मणिपुरी पहाड़ियों के अंदर एक जापावा हिल थी, वहां से ओरिजिनेट होती थी। मणिपुर से मिजोरम, मिजोरम से कहाँ पे? असम। ठीक है, मिजोरम से असम और असम से बांग्लादेश के अंदर जाती थी ये नदी बराक रिवर। गंगा और पद्मा, ठीक है, पद्मा और जमुना जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, उन दोनों का
बांग्लादेश में जाके मिलन हो जाता है, और जब वो एक बन जाती है ना, वहाँ पे जाके ये उसके अंदर है ज्वाइन करती है। आगे नाम क्या पड़ेगा इसका? मेघना रिवर। क्या हो सकता है तुम्हारा? अब रिवीजन पे बैठ जाए। हो गई 6 की 6 सभी के। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 1 कौन सी नदी में है भाई? गंगा और हुगली नदी के अंदर है। इलाहाबाद से कहाँ जाता है ये? हल्दिया तक जाता है। नेशनल वाटरवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर है। ये कहाँ से कहाँ जाता है? सादिया से धुबरी तक जाता है। नेशनल वाटरवे नंबर 3 है, ये पश्चिम तट नहर के अंदर है। कहाँ से कहाँ जाता है? कोटापुरम से कोल्लम तक जाता है। नेशनल वाटरवे नंबर 4 मलकापुरम से काकीनाडा तक जाता है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के अंदर है। नेशनल वाटरवे नंबर 5 कहाँ से कहाँ तक है? तिलचर से धमरा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अंदर दोनों जगह पड़ती हैं। तिलचर कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में, और धमरा कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। ब्राह्मणी और धमरा नदियों के अंदर है। नेशनल वाटरवे नंबर 6 तिलचर से कहाँ जाएगा ये? लखीपुर से भंगा। कहाँ पड़ती है दोनों जगह? असम के अंदर। कहाँ पड़ती है भाई? असम में पड़ती है जगह लखीपुर और भंगा। कौन सी नदी में है ये? बराक नदी के अंदर है। ठीक है, अब बातें नहीं, आगे सुनो। समुद्री व्यापार को संचालित करने के लिए भारत के अंदर क्या है भाई? बंदरगाह है। हर देश में होती है बंदरगाह। तो समुद्री व्यापार को जो संचालित करती है ना, वो कौन होती है? वो बंदरगाह होती हैं। इसी टॉपिक के अंदर आगे हम पढ़ेंगे बंदरगाह। बंदरगाह इनको बोलते हैं सी पोर्ट, सी पोर्ट या बंदरगाह। देखो इसकी परिभाषा क्या होगी? एक ऐसा स्थान जहां से समुद्री व्यापार का संचालन होता है। एक ऐसा स्थान जहां से समुद्री व्यापार का क्या होता है भाई? संचालन होता है। ऐसा तटीय स्थान, ऐसा तटीय स्थान जहां से समुद्री व्यापार का संचालन होता है। एक ऐसा तटीय क्षेत्र जहां से समुद्री व्यापार का संचालन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह कहा जाता है। भारत के अंदर अगर हम बंदरगाह की बात करें ना भाई, कितने बंदरगाह हैं? तो 13 बड़े बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं भारत के अंदर, और 200 प्लस क्या है? छोटे छोटे या मध्यम बंदरगाह हैं। क्वेश्चन आता है बड़े बंदरगाह कौन सी श्रेणी में आते हैं? कौन सी सूची में आते हैं बड़े बंदरगाह? कौन सी सूची में आएंगे? केंद्र सूची में। किस में आएंगे? ये किस में आएंगे? समवर्ती सूची में। इनका रख रखाव कौन करेगा? इनका रख रखाव कौन करेगा भाई? राज्य सरकार। राज्य सरकार के द्वारा इनका रख रखाव होता है। इनका रख रखाव कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा इनका रख रखाव किया जाता है। ठीक है, इनको कौन संभालती है? केंद्र सरकार। और छोटे बंदरगाहों को कौन संभालती है? राज्य सरकार इनको संभालती है। हमें पढ़ने हैं भाई 13 बड़े बंदरगाह, जहां से पेपर के अंदर क्वेश्चन बार बार आता है। अगर हम बात करें गुजरात की,
गुजरात के तट पे एक बंदरगाह है, क्या नाम है इसका? एक तो है दहेज बंदरगाह, ये बड़ा नहीं है पर पढ़ना है ये भी, ठीक है, बड़ा तो नहीं है लेकिन ये भी पढ़ना है। यहाँ पे एक बंदरगाह भी जो बड़ा बंदरगाह है, इसको कहा जाता है कांडला बंदरगाह। क्या? एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे महाराष्ट्र में एक बंदरगाह पड़ेगा भाई, मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। एक और है महाराष्ट्र में, नहावा शोवा बंदरगाह। उसके बाद क्या आएगा भाई गोवा में? मार्मा गोवा बंदरगाह। मार्मा गोवा के बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट। उसके बाद क्या आएगा? कोच्चि बंदरगाह। अगर हम बात करें इस साइड की, यहाँ पे एक बंदरगाह आएगा तूतीकोरिन पोर्ट। एक और आएगा यहीं पे एन्नोर पोर्ट। फिर यहाँ पे आएगा चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद आएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। उसके बाद आएगा पारादीव बंदरगाह। उसके बाद आएगा हल्दिया बंदरगाह और यहाँ पे आएगा कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, ये भारत के मुख्य बंदरगाह है भाई। एक और आएगा लगभग यहाँ पे पड़ेगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये कुछ मुख्य बंदरगाह है अपने भारत के। एक बार इनकी लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ। दहेज और कांडला कहाँ पे पड़ते हैं भाई? ये पड़ते हैं गुजरात में। दहेज और कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। मुंबई और नहावा सोवा कहाँ पे हैं? ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। कहाँ पे है भाई? महाराष्ट्र। ये वाला कहाँ पे है? ये गोवा में है। न्यू मैंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कोच्चि कहाँ पे है? केरल में है। ये कहाँ पे है भाई? अंडमान में है। अंडमान में। ये दोनों कहाँ पे हैं? तमिलनाडु। ये दोनों कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश। ये वाला कहाँ पे है? उड़ीसा। और ये दोनों कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है। देखो ये जो है ना चेन्नई बंदरगाह, इसका मेजर पार्ट आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट इसका तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है, लेकिन इसके अगर मेजर पार्ट की बात करें ना, मेजर पार्ट इसका आंध्र प्रदेश में है, तो इसकी लोकेशन भी आंध्र प्रदेश में ही मानी जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन ये लोकेशन से आएगा भी नहीं। चेन्नई से जो क्वेश्चन आता ना वो ये आता है भारत का दूसरा बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब देखो भाई एक एक करके पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कांडला बंदरगाह।
कांडला बंदरगाह कहाँ पे स्थित है ये? बातें नहीं करनी, चुप होके बैठ जाओ। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है अभी? गुजरात में है। अब देखो जो कांडला बंदरगाह है ना, यहां से व्यापार किस किस चीज का होता है? कौन कौन सा व्यापार होगा यहां से? लिखेंगे कपास, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपास, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, और रसायन आदि। इन चीजों का इस पोर्ट से क्या होता है? व्यापार होता है। क्वेश्चन आजकल ये पूछता है भी ज्यादातर, कौन से पोर्ट से किस चीज का व्यापार होता है? तो कांडला पोर्ट से किस किस चीज का व्यापार होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का, कपास का ही ज्यादा पूछा जाता है। और आप अंदाजा भी लगा लोगे, गुजरात के अंदर भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है, तो कपास का व्यापार भी गुजरात से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से कपास, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रसायनों का क्या होता है अभी? व्यापार होता है। इसका नाम चेंज किया गया, तो कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या है अभी? हाँ, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। वर्तमान में इसका नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। उपाध्याय बंदरगाह। इस कांडला बंदरगाह को जवारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। इसको जवारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि कांडला बंदरगाह के आसपास ज्वार की कंडीशन बनती है। सुना होगा आपने ज्वार और भाटा। समुद्र के अंदर लहरों का ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना, ये क्या कहलाता है? ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो इस तट के ऊपर क्या आते हैं अभी? ज्वार आते हैं, ज्वार की कंडीशन बनती है, इसलिए इसको कहा जाता है जवारीय बंदरगाह। क्या कहा जाएगा इसको? जवारीय बंदरगाह भी कहा जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ पे एक रसायन बंदरगाह भी है, बड़ी नहीं है लेकिन याद रखनी है। यहाँ पे एक रसायन बंदरगाह है जिसका नाम है दाहेज बंदरगाह। बड़ी नहीं है फिर भी याद रखनी है अभी, दाहेज बंदरगाह। इसको कहा जाता है रसायन बंदरगाह। रसायन बंदरगाह इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रासायनिकों का व्यापार यहाँ से सर्वाधिक होता है। जो रासायनिक होते हैं ना भाई, जो रसायन होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, उनका सबसे ज़्यादा व्यापार कौन से पोर्ट से होता है? दाहेज पोर्ट से होता है, इसलिए इसका नाम है रसायन बंदरगाह। कहाँ पे लोकेटेड है ये? तो ये भी कहाँ पे है अभी? गुजरात के तट पे है। गुजरात में स्थित है दाहेज बंदरगाह। दाहेज के बाद लिखेंगे दूसरा बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह खास बात क्या है भाई? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह ये, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ये। बंदरगाह इसको कहा जाता है भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार। भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है।
किस किस चीज का व्यापार होता है, कौन से व्यापार को कंडक्ट करता है ये, तो यहां से व्यापार होता है अभी ऑटोमोबाइल का, कपास, सूती वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि, इन चीजों का यहां से क्या होता है, व्यापार होता है। उसके बाद मुंबई बंदरगाह के ऊपर क्या है भाई, वर्कलोड ज्यादा है, इसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा था, इसलिए कहा जाता है बिजी पोर्ट। भारत का सबसे बिजी पोर्ट कौन सा था, मुंबई बंदरगाह। ज्यादा बिजी था, वर्कलोड ज्यादा था, तो वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए एक और बंदरगाह यहां पे बनाना पड़ा, नहावा शोवा बंदरगाह। नहावा शोवा बंदरगाह, अदर नेम क्या था भाई इसका, ये तीसरा बड़ा बंदरगाह लिखेंगे इस तट के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू इसलिए पड़ा भाई क्योंकि इसका जो निर्माण है ना वो जवाहरलाल नेहरू ने ही करवाया था। इसकी मंजूरी किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मंजूरी दी थी। नहावा और सोवा दो जगह पड़ती है यहाँ पे, एक नहावा और एक सोवा, दो गांव हैं। उन दोनों गांव के तट के ऊपर इस बंदरगाह को बनाया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा नहावा सोवा। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, बाद में नाम चेंज करके रखा गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब ये काम क्या करता है, क्या काम करता है भाई, जो काम मुंबई पोर्ट करता है ना सेम वही काम नहावा सोवा पोर्ट करता है। खास बात क्या है, क्या क्वेश्चन आता है यहां से, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है ये, चेन्नई दूसरा है भाई, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह, मैनमेड को बोलते हैं कृत्रिम। उसके बाद 4 नंबर पे लिखेंगे मार्मागोवा बंदरगाह, मार्मागोवा बंदरगाह। कहाँ पे ये बंदरगाह, ये पड़ता है गोवा में। गोवा में कहाँ पे, जुआरी नदी के तट पर, जुआरी नदी के तट पे, समुद्र के पास जहां पे जुआरी नदी अरब सागर में गिरती है ना उसी तट के ऊपर है ये मार्मागोवा बंदरगाह। काम क्या करता है ये, यहां से क्या काम होता है अभी, जापान व ईरान को लौह अयस्क निर्यात करता है। जापान और ईरान को लौह अयस्क निर्यात करता है कौन, मार्मागोवा बंदरगाह, लोकेटेड इन गोवा ऑन द बैंक ऑफ जुआरी रिवर। उसके बाद 5वें नंबर पे लिखेंगे न्यू मैंगलोर बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। आपने कर्नाटक में एक तट सुना होगा, कौन सा तट है, कोंकण का तट है, ठीक है। तो ये पड़ता है अभी कर्नाटक के अंदर, प्रॉपर जगह पूछे तो कर्नाटक में ये पड़ता है बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर में,
ठीक है, इसको बेंगलोर पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंगलोर पोर्ट भी इसको कहा जाता है। इसका मेन वर्क क्या है भाई? कुद्रमुख पहाड़ी के लौह अयस्क निर्यात होते हैं यहाँ से। लौह अयस्क यहाँ से क्या होते हैं? निर्यात होते हैं। कहाँ कहाँ? जापान को और ईरान को। हम सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं भाई? जापान और ईरान में एक्सपोर्ट करते हैं। बदले में हम वहाँ से ट्रक वगैरह मंगवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या काम होता है यहाँ पे? और वर्क क्या क्या है भाई यहाँ पे? लेदर की वस्तु जो है उनका व्यापार होता है। यहाँ से नारियल का व्यापार होता है। यहाँ से रबड़ का भी व्यापार होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स का भी व्यापार होता है। ठीक है, ये वर्क यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ये व्यापार ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पड़ती है भाई? केरल में। कौन से तट पे? मालाबार तट पर। मालाबार तट पर है ये। यहीं पे कोच्चि शिपयार्ड है। यहीं पे क्या है भाई? कोच्चि शिपयार्ड। शिपयार्ड होता है ऐसा स्थान जहाँ पे समुद्री जहाज़ों की रिपेयरिंग होती है। अगर कोई जहाज बीच रास्ते में ख़राब हो गया तो उसको ठीक करवाने के लिए कहाँ लेके जाया जाएगा? शिपयार्ड के ऊपर लेके जाया जाएगा। और ये कहाँ पे पड़ता है? कोच्चि शिपयार्ड है, ये केरल में पड़ता है। भारत का पहला शिपयार्ड भी यही है, जिसकी स्थापना हुई थी 1972 में। स्थापना कब हुई थी भाई? कोच्चि शिपयार्ड की स्थापना 1972 में हुई थी। कोच्चि पोर्ट से कौन कौन सा व्यापार होता है भाई? अगर हम व्यापार की बात करें तो कोच्चि पोर्ट से किस किस का व्यापार होगा? नारियल का व्यापार होगा, क्योंकि नारियल यहाँ पे सर्वाधिक होता है। रबड़ का व्यापार होगा, क्योंकि रबड़ भी यहाँ पे सर्वाधिक होता है। उसके साथ साथ मसालों का व्यापार भी कहाँ से होता है भारत में? कोच्चि पोर्ट से मसालों का व्यापार होता है। नारियल, रबड़, मसालों का व्यापार भारत में सर्वाधिक कहाँ से होता है भाई? कोच्चि बंदरगाह से ये व्यापार सर्वाधिक होता है। उसके बाद लिखेंगे आप जाओगे उठाने समुद्र में? तो कौन जाएगा वहां पे? गई वो, स्वाहा हो गया उसका। आगे लिखेंगे भाई पूर्वी तट के ऊपर कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिखेंगे कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है ये कोलकाता बंदरगाह? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। पश्चिम बंगाल के कोलकाता सिटी में पड़ता है भाई। और कोलकाता क्या है यहाँ की? कैपिटल। क्या है भाई? कैपिटल भी है। खास बात क्या है इसकी? कोलकाता बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा
दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। कौन सी नदी के ऊपर है ये? ध्यान रखिए, ये हुगली नदी पर है भाई, हुगली नदी पर। हुगली नदी का ओरिजिन कहां से हुआ था? ये गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा से अलग हुई थी हुगली नदी। व्यापार किस किस चीज का होता है? यहां से व्यापार होता है भाई चावल का, चावल, जूट, लौह अयस्क, चावल, जूट, लौह अयस्क, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि। क्वेश्चन आता है जूट का व्यापार सर्वाधिक कौन से बंदरगाह से होता है? जूट का सर्वाधिक व्यापार कौन से बंदरगाह पे होता है? कोलकाता बंदरगाह के ऊपर जूट का सर्वाधिक व्यापार होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में। जूट का सर्वाधिक व्यापार कौन से बंदरगाह से होता है? तो कोलकाता बंदरगाह से सर्वाधिक व्यापार होता है। हुआ क्या भाई, बढ़ते आधुनिकीकरण के कारण यहाँ पे भी वर्कलोड ज्यादा हो गया। वर्कलोड यहाँ पे क्या हो गया? ज्यादा। सरकार ने सोचा कि इस वर्कलोड को कम किया जाए, और कम किया जाएगा ना तो यहाँ पे एक और बंदरगाह बनेगी। इसका वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बनवाया गया। हल्दिया बंदरगाह बनवाया गया। ये भी कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी कोलकाता में है। कोलकाता। कौन सी नदी पर है ये? तो ये भी हुगली नदी पर है, हुगली नदी पर। काम क्या करता है ये? कौन सा व्यापार होता है? जो व्यापार यहाँ पे होता है ना, सेम व्यापार यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि इसी का वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए इसको बनवाया गया था। उसके बाद लिखेंगे पारादीव बंदरगाह। पारादीव बंदरगाह। पारादीव बंदरगाह कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा के तट पर ये पड़ता है पारादीव बंदरगाह। व्यापार किस चीज का होता है यहाँ पे? व्यापार तो ये जापान के साथ, जापान के साथ व्यापार का संचालन करता है। जापान के साथ व्यापार का संचालन करता है पारादीव बंदरगाह। मेनली यहाँ से भी लौह अयस्कों का निर्यात होता है। ठीक है, और जापान से हम जो ट्रक वगैरह मंगवाते हैं ना, वो ट्रक वगैरह भी कहाँ आते हैं? ज़्यादा पारादीव बंदरगाह के ऊपर आते हैं। इसके बाद लिखेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पड़ता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के तट पर, आंध्र प्रदेश के तट पर। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह। क्वेश्चन आता है सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है भाई? विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। एक क्वेश्चन ये आता है समुद्री जहाज़ों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? समुद्री जहाज़ों का कब्रिस्तान, समुद्री जहाज़ों का
कब्रिस्तान। किसे कहा जाता है अभी? विशाखापट्टनम बंदरगाह को समुद्री जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है भाई, इसको स्टार लगा के नोट कर लेना। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके। सबसे गहरा बंदरगाह भी है और समुद्री जहाजों का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है। कौन सी चट्टानों के पीछे बना है ये? तो ये बना है डॉल्फिन नोज चट्टानों के पीछे। डॉल्फिन नोज चट्टानों के पीछे बना है, चट्टानों के पीछे बना है। ठीक है, यहाँ पे डॉल्फिन की नोज की आकृति की चट्टान यानी कि पहाड़ी पाई जाती है समुद्र के अंदर, जिनकी आकृति होती है डॉल्फिन के नोज की जैसी, और उनसे समुद्री जहाज कई बार टकरा जाते हैं। टकराने की वजह से इसको कहा जाता है समुद्री जहाजों का कब्रिस्तान। सबसे गहरा भी है। व्यापार किस चीज़ का होता है यहाँ से? तो यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है चावल का। किसका व्यापार होता है भाई? चावल का व्यापार होता है। चावल के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार होता है। चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स और तंबाकू। चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तंबाकू। उसके बाद लिखेंगे अगला है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह लोकेशन कहाँ है इसकी? इसकी लोकेशन जो है भाई, इसका कुछ पार्ट तमिलनाडु में है और इसका मेजर पार्ट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। चेन्नई जो बंदरगाह है ये श्रीलंका के साथ व्यापार का संचालन करता है। श्रीलंका के साथ व्यापार का संचालन कौन सा बंदरगाह करता है? आपसे पूछा जाएगा पेपर में, श्रीलंका के साथ व्यापार का संचालन कौन सा बंदरगाह करता है? तो चेन्नई बंदरगाह करता है। खास बात क्या है इसकी? खास बात क्या है भाई? हाँ, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है ये। चेन्नई बंदरगाह कैसा है भाई? तो ये कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। दूसरा बड़ा है ये, दूसरा बड़ा कृत्रिम, दूसरा बड़ा कृत्रिम। हाँ, प्राचीन भी बोल सकते हो, पहले यही बना था, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, दो और बचे हैं, फटाफट लिखो। एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है ये पड़ता है तमिलनाडु में। लिखेंगे निजी संस्था द्वारा संचालित, निजी संस्था द्वारा संचालित, निजी संस्था द्वारा संचालित है ये। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है अभी? कामराजार बंदरगाह, कामराजार बंदरगाह इसका अदर नेम है। इसके बाद लिखेंगे, लास्ट वन बचा है, तूतीकोरिन बंदरगाह। अरे रुक जा, तूतीकोरिन बंदरगाह दूसरा नाम क्या है? इसका नाम चेंज किया गया, चिंदबरनार बंदरगाह। हाँ, उसके नाम पे ये। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, यूएस के साथ साप्ताहिक, यूएस के साथ साप्ताहिक कंटेनर सेवा, कंटेनर
सेवा उपलब्ध है। इस पोर्ट के ऊपर यूएस के साथ साप्ताहिक कंटेनर सेवा उपलब्ध है। लोकेशन कहाँ रहेगी इसकी लोकेशन रहेगी तमिलनाडु के अंदर। श्रीलंका के साथ व्यापार का संचालन भी इस बंदरगाह से होता है और यूएस के साथ साप्ताहिक कंटेनर सेवा उपलब्ध है। यानी कि यूएसए से यहाँ पे एक बार साप्ताहिक कंटेनर आता है, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। कर लोगे इतना सा? ये थे भाई पोर्ट।